दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स हिस्ट्री। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके थे। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है वो आती है पुर्तगाली कंपनी। इसका परिचय देखेंगे कि वास्को डी गामा को पुर्तगाल का राजा जो था मैनुअल भारतीय अभियान पर भेजा था। ठीक है, कौन भेजा था? तो मैनुअल भेजा था। यह सर्वप्रथम कालीकट तट पर पहुंचा, जहां स्थानीय शासक जमोरिन ने प्रारंभ में इसका स्वागत किया, किंतु बाद में विवाद की स्थिति बन गई। यानी कि स्टार्टिंग में तो स्वागत किया, पर बाद में विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि यहाँ उपस्थित अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा को प्रारंभ से ही विरोध किया था। ठीक है, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। तो इसमें हमने कितनी बातें याद रखनी है कि मैनुअल ने भेजा था, जमोरिन ने शुरुआत में स्वागत किया, फिर विवाद की स्थिति बन गई। लेकिन जो है इसका पहले से ही जो है अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। लिस्बन से संचालित होती थी ये। पुर्तगाली व्यापारियों का दूसरा दल 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में बनाई और दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला किला बनाया और उसे राजधानी के रूप में उपयोग करते थे। यानी इसका जो पहला किला था वो कोचीन में था, जिसे वो राजधानी के रूप में उपयोग करते थे। प्रमुख गवर्नर देख लें पुर्तगाली, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो थे वो प्रथम गवर्नर थे, 1505 से 9 ईस्वी तक रहे। यह भारत में नियुक्त किया गया प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को लागू किया था। इसके तहत होता क्या था कि समुद्र तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत। इसी के विस्तार के रूप में कार्टेस पद्धति शुरू, और इसी को बढ़ाकर इसने क्या शुरू किया था? कार्टेस पद्धति शुरू किया था। यह एक परमिट प्रदान करने की व्यवस्था थी, जहां सभी व्यापारियों को पुर्तगालियों से व्यापार की अनुमति लेनी होती थी। उसे ना लेने पर वे उसके जहाज को लूट लेते थे। इसका मतलब ये था कि इनके पास क्या था कि एक शक्तिशाली नौसैनिक थी, जिसकी सहायता से इन्होंने अपने समुद्र पर नियंत्रण स्थापित किया और एक कार्टेस सिस्टम व्यवस्था लागू की कि आपको पास लेना होगा, जो आपके सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। अगर आप वो पास नहीं दिखाते हैं तो आपके जहाज को लूट लिया जाएगा। जो अब चला रहे हैं ये व्यवस्था, तो ये इनकी नौसेना के माध्यम से चला रहे हैं, जिसका नाम है अल्मेडा। तो अपनी अल्मेडा के माध्यम से पुर्तगाली उनका सामान या जहाज लूट लेते थे। अल्मेडा ने ही 1508 से 9 में चौल के युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इसी ने चौल के युद्ध में हिस्सा लिया। कब हुआ था चौल का युद्ध? तो ये हुआ था 1508-9 में। यहाँ इसका सामना गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना से हुआ। एक संयुक्त सेना थी गुजरात की, मिस्र की और तुर्की की। इससे इसका सामना हुआ। मिस्र की सेना के वापस जाते ही, जब ही मिस्र की सेना यहाँ से भारत से वापस गई, तभी पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, अब दूसरा जो आता है वो आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 से 1515। इसने भारत के में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने यहाँ व्यापारी एकाधिकार को प्राप्त करने की कोशिश की। यानी व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करने की इसने कोशिश की। इस क्रम में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर, इसी क्रम में इसने क्या किया? बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, उसको पराजित कर 1510 में गोवा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी प्रकार विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने भटकल में इसे किला बनाने की अनुमति दे दी। कहाँ पे? भटकल में। तो 2 काम हो गया, एक तो गोवा छीन लिया, एक भटकल में किला बनाने की अनुमति मिल गई। अल्बुकर्क ने 1515 में मलक्का पर, कब? 1511 में मलक्का पर, और 1515 में हुरमुज पर, 1511 में मलक्का पर, 1515 में हुरमुज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और पुर्तगाली युवकों को यहाँ विवाह कराने को प्रोत्साहित किया। यानी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और पुर्तगाली युवकों को यहाँ पर विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रयास किया। ठीक है, ये काम था किसका? तो ये काम था अल्बुकर्क का। हमें पुर्तगालियों ने समूह में आक्रामक नीति अपनाया, जिससे उन्हें व्यापक शत्रुता का सामना करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, समुद्र में आक्रामक नीति अपना रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी शत्रुता भी बढ़ गई। एक साइड ये भी है, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करने के कारण भी उन्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। और जब भी भारत की संस्कृति में धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें तो कठिनाई होगी ही, तो प्रतिक्रिया भी इनको देखना पड़ा। आगे है कि यूरोप की राजनीति का भी इन पर प्रभाव पड़ा, और यूरोप की जो राजनीति थी उनका भी प्रभाव पड़ा। वस्तुतः 1580 में स्पेन ने पुर्तगालियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इस तरह से 1580 में जो स्पेन था उसने क्या किया? पुर्तगालियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इस नियंत्रण से पुर्तगाल 640 में ही मुक्त हो गया और ये जो नियंत्रण है 1580 के बाद जो है ये 60 वर्ष तक रहा और उसके बाद इससे मुक्त हुआ। अंततः 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। और 1661 में क्या होता है कि ब्रिटिश के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है, जिसके उपहार स्वरूप बॉम्बे प्रांत पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दे दिया। और फाइनली बॉम्बे प्रांत जो है पुर्तगाली किसको दे देते हैं? अंग्रेज को दे देते हैं। अब अगली जो कंपनी आती है वो आती है डच। कह रहा है पुर्तगालियों के आगमन के बाद डच कंपनी का भारत में प्रवेश हुआ, जो कि एक निजी कंपनी थी। यह सरकारी प्रणाली पर कार्य करती थी, सहकारी प्रणाली पर कार्य करती थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली पर? सहकारी प्रणाली पर। डचों ने भारत में सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री स्थापित की, यानी इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो वो मसूलीपट्टनम में बनाई। कब बनाई? 1605 में बनाई। इसके अलावा इन्होंने सूरत में, बालासोर में, चिंसूरा में, पुलिकट जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक केंद्र स्थापित किए। इन्होंने नागपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और राजधानी किसको बनाई थी? तो नागपट्टनम को बनाई थी। डच कंपनी इस रूप में विशिष्ट थी कि इन्होंने न केवल भारत में यूरोपियों के बीच व्यापार किया, बल्कि आंतरिक रूप से एशिया में भी व्यापार संचालित किया। यानी ये इसलिए फेमस थी कि न सिर्फ इन्होंने भारत में किया, इन्होंने आंतरिक रूप से पूरे एशिया में जो है व्यापार किया था। डचों ने मालाबार तट पर मसाला और कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का व्यापार किया। इन्होंने मालाबार के तट पर जो है मसाला का व्यापार किया था और कोरोमंडल के तट से सूती वस्त्र का व्यापार किया था डचों ने इंडोनेशिया में वाटविया नगर की स्थापना की थी। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कौन से नगर की? वाटविया नगर की स्थापना की थी डचों ने। वहाँ से भी व्यापार संचालित किया। इस प्रकार इन्हें स्थापित रूप से ही धन प्राप्त हुआ। ठीक है, स्थानीय रूप से ही धन प्राप्त हो गया। इसीलिए इन्होंने भारत में सोने का पैगोडा मुद्रा जारी किया। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सोने का पैगोडा मुद्रा जारी करते हैं भारत में। और पुर्तगालियों की कमजोरियों का फायदा उठाकर डचों ने 1641 में मलक्का और 1658 में सिलोम पर भी नियंत्रण कर लिया। जो 1611 में मलक्का जो है पुर्तगालियों ने जीता था, वही 1641 में डचों के हाथों में आ गया मलक्का। और 1658 में सिलोम पर भी इनका नियंत्रण हो गया डचों का। अंततः अंग्रेजी प्रतिस्पर्धा में 1769 में वेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गया। इनका अंत देख लो, तो 1769 में होता है वेदरा का युद्ध। इसमें ये पराजित हो गए और इस संघर्ष को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड कर रहा था। और ये जो पराजित हुए जिस समय, तो इसका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर्नल फोर्ड कर रहा था। और उस समय गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ठीक है, डच और अंग्रेज के बीच। अब आती है ब्रिटिश कंपनी। कह रहे 24 सितंबर 1599 में निजी कंपनी के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। निजी कंपनी के रूप में हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1599 में हुआ। यह संयुक्त पूंजी से स्थापित कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? संयुक्त पूंजी से स्थापित थी। इन्होंने भूभाग नहीं बल्कि व्यापार का नारा देते हुए कंपनी को संचालन शुरू किया। इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा चाल चला कि हमें भूभाग नहीं बल्कि केवल व्यापार चाहिए, ऐसा नारा देते हुए इन्होंने कंपनी का संचालन शुरू किया 1599 में। दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 15 वर्षों के लिए, दिसंबर 1600 में। आगे चलकर 1609 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए विस्तृत किया। और आगे चलकर 1609 में जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए विस्तृत कर दिया। ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस 1608-9 में भारत आया था। अब इससे पहले भी बहुत सारे ब्रिटिश नागरिक आए थे, पर कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले हॉकिंस आया था और वो आया था 1608-9 में आया था। इसने तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। ठीक है, ये जब आया था तो ये अकबर के नाम का ही पत्र लेके आया था, पर उस समय 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो ये जहांगीर के दरबार में आता है हॉकिंस 1608-9 में। ठीक है, और आकर के व्यापार की अनुमति मांगता है तथा सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की भी अनुमति मांगी। तो पहला कहा कि हमें व्यापार करने दो और हमें सूरत में फैक्ट्री बनाने दो। प्रारंभ में इसे अनुमति मिल गई, फिर किंतु पुर्तगालियों के विरोध के बाद जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली। यानी कि शुरू में तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है बना लो, लेकिन जब ही पुर्तगालियों का विरोध हुआ तो जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली। आगे चलकर 1612 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का, कौन से युद्ध में याद रखना, स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, जिससे उत्साहित होकर जहांगीर ने 1613 में पुनः अनुमति प्रदान कर दी।
और 1613 में जो है वापस से अनुमति दे देता है। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की और यह फारसी भाषा का भी जानकार था। हॉकिंस ने जो है जहांगीर से उसकी मातृभाषा तुर्की में बात की, जिससे वह खुश हो गया। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 1615-16 में सर टॉमस रो हॉकिंस के दरबार में आया और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1615-16 में टॉमस रो आया दूसरा, ठीक है। टॉमस रो को आया 1615-16 में आया। इस प्रकार 17वीं सदी के पहले 25 वर्षों में अंग्रेजों ने सूरत, मसूलीपट्टनम, भरूच जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ? सूरत, मसूलीपट्टनम और भरूच जैसे क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।